हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हैं मैथ्स क्लासेस बाय सर राघव महेश्वरी। एंड बच्चों, आज है चैप्टर 5 क्लास 10th एपी का डे 2, जिसके अंदर मैंने आपसे वादा किया था कि मैं केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा आपके लिए। सो मैं आज लेके आया हूँ केस स्टडी के क्वेश्चंस। उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ, आपसे करना चाहता हूँ। पहली बात बच्चों, मेरा मानना ये है कि मैथ्स पढ़ने से नहीं करने से होता है। मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखा है जो कॉपी खोल के बैठ जाते हैं, जो कतराते हैं मैथ्स करने से। बच्चों, ऐसा मैथ्स कभी नहीं आएगा आप लोगों को। आपका एक ही तरीका है मैथ्स करने का। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझो और फिर जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। जब तक आप पेन नहीं चलाओगे कॉपी पे, तब तक आप ये मत मानना कि आपको मैथ्स आ गया और आप ऐसे ही भागोगे फिर मैथ्स से। दूसरी बात ये है बच्चों कि जो ये वीडियोस आने लग रही हैं, अब बहुत से बच्चों के मन में ये भी आ रहा होगा कि हम ये वीडियोस क्यों देखें, हम अपने ट्यूशन के हिसाब से तैयारी करते हैं, हम अपने कोई ऑनलाइन कोचिंग ले रखी है आप लोगों ने, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो मैं मना नहीं कर रहा, आप उन लोगों के साथ, जिन भी टीचर्स के साथ आप तैयारी कर रहे हो उनके साथ बिल्कुल करिए, बहुत अच्छी बात है। बट बच्चों, मैं जो इतना टाइम दे रहा हूँ ना, ये ऐसे ही नहीं दे रहा और इसमें ऐसे ही कोई कंटेंट नहीं आने लग रहा। ये वाकई बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट है। ऐसे क्वेश्चंस आपको 101% पेपर में पक्का मिलेंगे। और आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कितनी बेनिफिशियल रही आफ्टर बोर्ड एग्जाम्स। जब आप अपने एग्जाम्स दे लो तो जरूर प्लीज मुझे बताइएगा। एंड बिलीव मी, अगर आप उन तैयारी के साथ साथ इन क्वेश्चंस, इन वीडियोस को डेली की डेली, मैं ज्यादा बड़ी वीडियो डालता ही नहीं, खाली 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो मैक्सिमम डलती है। सो मैं भी अपना टाइम दे रहा हूँ, क्वेश्चंस को सॉर्ट करता हूँ, क्वेश्चंस को करवाता हूँ। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि बच्चे भी इस चीज के बेनिफिट उठाएं। आप लोग भी इसको देखो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और इसका बेनिफिट पक्का 101% आपको मिलेगा। आपके प्री बोर्ड्स में भी मिलेगा, आपके बोर्ड्स में भी मिलेगा। सो इस टाइप के क्वेश्चंस 101% आपको एग्जाम्स में मिलेंगे और आपके कॉन्सेप्ट भी बड़े बेहतरीन तरीके से क्लियर होने वाले हैं। तो इन वीडियोस को जरूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सो चलिए आज हम केस स्टडी को शुरू करते हैं डिस्कस करना। तो बच्चों, क्या कह रहा है, ये 2025 का मैंने क्वेश्चन लिया है केस स्टडी का और मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों ये केस स्टडी टाइप। मतलब एपी से 101% को पूरे चांसेस रहते हैं केस स्टडी आने की, बजाय कि होने को 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यू तो आएंगे ही आएंगे, बट केस स्टडी भी आनी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इस बात की। सो समझिए क्या कहता है क्वेश्चन। एक हिल स्टेशन के ऊपर लेंथ ऑफ केबल कार राइड। अब आप सबने देखा है कि हिल स्टेशन के ऊपर केबल कार्स लगी होती है। कोई वैष्णो देवी गया होगा तो उसने वहां भी देखा होगा, और भी बहुत सारे हिल स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे आप लोगों ने केबल कार देखी होगी। तो इसी के ऊपर क्वेश्चन है। कहता है कि केबल कार की जो बेस पॉइंट से टॉप मोस्ट है पॉइंट हिल के ऊपर, वो कितनी दूरी पे है? 5000 मीटर। अब मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो, यहाँ से हमारा केबल कार शुरू हो रही है, ठीक है, ये बेस है आपका, यहाँ से ये पोल है मेरा, यहाँ से मेरी रस्सी ऐसे केबल कार आगे तक जाने लग रही है। और जो लास्ट पॉइंट है हमारा, ये कितनी दूर है? ये दूर है बेटा 5000 मीटर, ठीक है जी। उसके बाद क्या कह रहा है? पोल्स आर इंस्टॉल्ड एट इक्वल इंटरवल ऑन द वे टू प्रोवाइड सपोर्ट। द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोल फ्रॉम द बेस पॉइंट इज 200 मीटर। अब क्या कह रहा है? अब ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि ये जो केबल है ये किसी ऐसे हवा में तो जाएगी नहीं, कहीं बीच में खंबे भी लगे होंगे, जैसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ऐसे ऐसे करते करते बहुत सारे खंबे होंगे। ये हमारा बेस है, हम जहाँ से चल रहे थे, और ये हमारी क्या है? चोटी, जहाँ पे हमें पहुंचना है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो डिस्टेंस है फर्स्ट पोल का बेस पॉइंट से, इस बेस पॉइंट से जो मेरे पहला पोल, ये मान लो मेरा पहला पोल है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना है? सॉरी, 200 मीटर। ये 150 नहीं है बच्चों, ये कितना है? 200 मीटर। तो फर्स्ट पोल का डिस्टेंस कितना हो गया? 200 मीटर। एंड सब्सिक्वेंट पोल्स आर इंस्टॉल्ड एट इक्वल इंटरवल ऑफ 150 मीटर। इसका क्या मतलब है कि आगे फर्दर जो सेकंड पोल होगा वो पहले वाले पोल से कितनी दूरी पे होगा? 150 मीटर। सो दिस वन इज 150, अगला भी 150, ऐसे करते करते हमारे सारे 150 मीटर की दूरी पे है। एंड उसके बाद क्या कह रहा है? फर्दर डिस्टेंस ऑफ लास्ट पोल फ्रॉम टॉप इज 300 मीटर। अब चोटी से पहुंचने से पहले सबसे लास्ट में एक पोल खड़ा होगा। मान लो ये पोल है हमारा, ये तो हिल है, पोल नहीं है, यहाँ पे हिल है। ये हमारा क्या है? ये लास्ट पोल है। अब समझने वाली बात क्या है कि ये जो लास्ट पोल है ये हमारी चोटी से कितनी दूरी पे है? ये 300 मीटर की दूरी पे लास्ट पोल, ठीक है। सो फाइंड डिस्टेंस ऑफ 10th पोल फ्रॉम द बेस। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये क्या बनेगी? एपी। ऑब्वियस सी बात है, एपी का क्वेश्चन है तो एपी तो बनती मिलेगी। सो एपी क्या बनेगी वो ध्यान से समझो। आपकी एपी जो बनने वाली है, देखो सबसे पहले पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, आपको डायग्राम बनाना चाहिए। हालांकि उसमें डायग्राम दे रखा है फिगर के अंदर, बट मैंने कोशिश की है उसको और सिंप्लीफाई तरीके से बताने की। तो हमें बेस पॉइंट ले लिया, बेस पॉइंट से जो पहला पोल है वो 200 मीटर की दूरी पे है, और बाकी जितने भी पोल्स हैं वो सब कितनी कितनी दूरी पे है? 150 मीटर की। उसके बाद बच्चों, जो लास्ट वाला पोल था, जो लास्ट वाला पोल है वो हिल से कितनी दूरी पे है? 300 मीटर की दूरी। और बेस से लेकर हिल तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है? 5000 मीटर। इतनी बात आप सबको क्लियर हो चुकी होगी।
अब एक बात और ध्यान दो, बेस पॉइंट से लास्ट पोल की डिस्टेंस कितना होगा? देखो ये पूरा 5000 था और ये इतना 300 है, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? बिल्कुल 5000 में से 300 माइनस कर दीजिए सर आप। तो हाँ सही बात है, ये कितना आएगा? 4700 मीटर। क्लियर है? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या कह रहे हैं? सब्सिक्वेंट पोल्स आर इंस्टॉल्ड। हमें ये बताना है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 10th पोल फ्रॉम द बेस। हाँ तो मैंने कहा था मैं एपी बनाता हूँ। अब एपी के अंदर पहले टर्म यही आएगी कि कितनी दूरी पे पहला पोल? 200 मीटर, ठीक है। उसके बाद 150 बढ़ गया तो दूसरा पोल यहां से कितनी दूरी पे मिलेगा? 200 प्लस 150 350। फिर अगला पोल कितनी दूरी पे मिलेगा? 350 में फिर 150 ऐड करो आप, कितना हो जाएगा? 500। और ऐसे करते 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 हमारे पोल्स आगे मिलते जाएंगे। और बच्चों ये बात याद रखना, ये बेस से डिस्टेंस है सेकंड पोल का, इस ये भी थर्ड पोल का बेस से डिस्टेंस है। अब नेक्स्ट हमसे पूछ क्या रहा है? कह रहा है डिस्टेंस ऑफ 10th पोल फ्रॉम द बेस। इसका मतलब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है A10 फर्स्ट पार्ट के अंदर। अब एक बात बताओ, फर्स्ट A10 निकालने के लिए A10 का फॉर्मूला A प्लस 9D, ये पार्ट 1 में मैं बता चुका, ठीक है। 9D का वैल्यू, डी की वैल्यू क्या होती है बच्चों? डी की वैल्यू होती है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू 350, A1 की वैल्यू 200, सो वैल्यू कितनी आ गई? 150। उम्मीद है यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। सो यही फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा। तो एक बार थोड़ा स्पेस क्लियर अप कर लेता हूँ, आप लोग इतने वीडियो पोस्ट करके इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए। तो मैंने क्या बताया आपको, हमारी एपी जो बनी थी वो क्या बनी थी? हमारी एपी कैसे बनी थी? पहला था 200 मीटर, फिर उसके बाद 200 में 150 प्लस किया 350 मीटर, फिर उसके बाद 500 मीटर। अच्छा, लास्ट पोल की बेस से कितनी दूरी है बच्चों? 4700 मीटर। तो मेरा आखिरी पोल क्या मिलेगा? 4700। आखिरी टर्म एपी क्या मिलेगी? 4700। ठीक है, मुझे निकालना क्या है? मुझे A10 निकालना है। A10 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 9D। अब मुझे A चाहिए और D चाहिए। ए तो साफ साफ दिख ही रहा है कि पहले टर्म ही हमारी A होती है। सो A की वैल्यू है 200 मीटर। D कैसे निकालोगे बच्चों? D होता है A2 माइनस A1। सो A2 आपका 350 है और A1 आपकी 200 है, तो कितना आ गया? 150 मीटर। और उसने कहा भी था हर पोल 150 मीटर की दूरी पे है। सो A10 की वैल्यू क्या आ जाएगी? A की वैल्यू 200 प्लस 9 इंटू में D की वैल्यू 150। बस अब आपको इसको कैलकुलेट करना है। सो 200 प्लस 9 15 15 9 जा 135, सो 1350। तो टोटल कितनी दूरी पे हो? जो 10th पोल है वो कितनी दूरी पे बेस से? 1550 मीटर की दूरी के ऊपर। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं? फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 15th पोल एंड 25th पोल। बड़ा आसान सा है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें S15 निकालना है या A15 निकालना है। तो ध्यान से समझिए, इसमें इतना टिपिकल वर्क नहीं है। देखो इन दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब वापस एक बार डायग्राम बताता हूँ मैं। मान लो यहाँ पे मेरा 15th पोल है और यहाँ पे मेरा 25th पोल है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? A25। सही बात है। और बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? A15। अब मुझे क्या चाहिए था? मुझे ये चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? पूरे में से ये घटा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? दोनों के बीच का डिस्टेंस। सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें S लेना है या A लेना है। सो डिस्टेंस बिटवीन 15th पोल एंड 25th पोल इज डिस्टेंस बिटवीन 15th पोल एंड 25th पोल इज इक्वल्स टू A25 माइनस A15। क्लियर बच्चों? A25 की वैल्यू क्या होगी? A प्लस 24D माइनस ब्रैकेट में A15 की वैल्यू A प्लस 14D। अब इससे आपका क्या होगा? कैलकुलेशन ज्यादा आसान बनेगी, क्योंकि पहले अगर हो करने को आप A25 भी निकाल सकते थे, A15 भी निकाल सकते थे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते, फिर उसके बाद आंसर आता। यहाँ पे पहले ही कुछ टर्म्स कट जानी है, तो सीधा सीधा सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगा। सो आपको पेपर में जितना टाइम बच सके उतना बचाना है, हाँ, लेकिन शॉर्टकट अप्लाई नहीं करने। जितने नंबर का क्वेश्चन है उसको उसी हिसाब से अटेम्प्ट करना है। सो आगे ध्यान दो, क्योंकि अभी माइनस साइन था तो माइनस साइन क्या करेगा? अंदर के साइंस को चेंज, माइनस A माइनस 14D। ए से ए कैंसिल हो गया, 24 में से 14 गई तो बच्चों 10D। अब डी की वैल्यू आप रख दो। डी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 150। सो डी की वैल्यू अगर मैं यहाँ 150 रखूँ, 10 इंटू में 150, तो आपका आंसर कितना आ गया? 1500 मीटर। अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो जल्दी से वीडियो को शेयर और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो मैं थोड़ी जगह बना लेता हूँ, इतने आप इस दोनों पार्ट्स को नोट करो।
नाउ बच्चों अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट के ऊपर, जो लास्ट पार्ट है इसका। फाइंड टोटल नंबर ऑफ पोल्स इंस्टॉल्ड अलोंग द एंटायर जर्नी। अब मुझे पता है जो मेरे आखिरी पोल था वो स्टार्टिंग से कितनी दूरी पे था, 4700। जो मेरी लास्ट टर्म थी एपी की वो क्या थी, 4700। अब हमें नहीं पता वो कौन से नंबर की टर्म थी, तो मैंने आपको बताया था जब हमें नहीं पता होता कि हमारी टर्म कौन से नंबर की है तो हम उसको क्या नाम देते हैं, nth टर्म। सो लेट कर लो आप an आपका क्या है 4700। क्लियर है। और आपको क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ n। सो an का फॉर्मूला क्या होता है, सबको याद होगा, a प्लस एन माइनस 1d बराबर है 4700 की। यहाँ तक बातें क्लियर होगी। a की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 200 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू थी 150 इज इक्वल्स टू 4700। अब 200 उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। सो n माइनस 1 150 इज इक्वल्स टू, ये 200 कट जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं आपको 4500। बच्चों 150 डिवाइड चला जाएगा, सो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4500 अपॉन 150। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, कई बच्चे क्या करते हैं 150 पहले डिवाइड में ले जाते हैं। बच्चों ये गलत होगा क्योंकि बीच में एक साइन क्या है पहले, प्लस का। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन का रूल जो होता है सोल्व करने का, ये 200 पहले प्लस का उधर जाके माइनस करना है, उसके बाद 150 से आपको डिवाइड करना है। सो बच्चों 0 से 0 गया, 15 1 जा 15, 3 जा 45, सो 30 आ गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से एक यहाँ माइनस का था उधर जाएगा प्लस, तो 30 प्लस 1 इज 31। सो टोटल कितने पोल्स लगे हुए हमारे बेस से लेकर लास्ट तक, 31 पोल्स। सो इसी के साथ ये केस स्टडी मैंने पूरी कोशिश की जितनी आसान तरीके से समझा सकूं आपको, उतने आसान तरीके से समझ पाए होंगे आप। सो लेकिन बच्चों आपको और भी बहुत ज्यादा केस स्टडीज, और भी बहुत सारी केस स्टडीज आपको प्रैक्टिस करनी है, सोल्व करनी है, और इससे आपको जरूर उसमें सोल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो बच्चों अब चलते हैं हमारी सेकंड केस स्टडी पे। ये केस स्टडी सीबीएसई सैंपल पेपर जो इस साल आया नया, उसके अंदर पब्लिश्ड है, और बहुत ही आसान सी केस स्टडी है, तो समझिएगा इस केस स्टडी को। कहता है क्लास के अंदर एक टीचर था, उसने दो बच्चों को बोला, हर बच्चों को बोला एग्जाम्पल लिखने का एपी का। तो हर बच्चा अलग अलग तरीके से अपने एग्जाम्पल्स दे रहा है। तो इनमें दो बच्चे थे, एक आर्यन और एक रोशन, उन दोनों ने दो एपीज लिखी, ये एपी 1 है आपकी और ये एपी 2 है। यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। अब इसी के बेस पे आपको आंसर करने हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ टू प्रोग्रेशन। अब इस वाली प्रोग्रेशन का कोई कॉमन डिफरेंस होगा, लेट से डी और डी1, लेट से इसका डी2, और आपको डी1 प्लस डी2 बताना है फर्स्ट पार्ट में, आसान है। दूसरा, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन रिटन बाय आर्यन। अब आर्यन ने कौन सी एपी लिखी थी, ये वाली, तो इसकी इस एपी का आपको S10 निकालना है। ठीक है, हो जाएगा ये भी आसानी से। अब अगला क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, ये हो चुका। अच्छा, सेकंड पार्ट हमने स्किप कर दिया था, फाइंड 34th टर्म ऑफ प्रोग्रेशन रिटन बाय रोशन। अब ये जो रोशन ने लिखी थी ये वाली, इसकी 34th टर्म निकालनी है, ये भी आसान है। तो इसमें NH टर्म का फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें S10 का फॉर्मूला लग जाएगा। जो अच्छा वाला पार्ट है वो ये है, विच टर्म ऑफ प्रोग्रेशन विल हैव द सेम वैल्यू। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है आपका, इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर भी है, दो एपी के अंदर आपको सेम टर्म निकालनी है, तो कौन से नंबर की टर्म आएगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये सीबीएसई ने इस साल दे भी दिया अपनी केस स्टडी में, तो हो सकता है आपको एग्जाम पेपर में मिल भी जाए। तो चलिए इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं फटाफट से। सो सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे इस साइड। पहला, सो पहले मैं AP1 लिख देता हूँ। AP1 जो है आपकी वो क्या है, -5 -2 1 4 एंड सो ऑन। अब इसके AP के जितने भी टर्म्स होगी मैं स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करूंगा। A1 को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्मॉल A1 से, फर्स्ट टर्म को, कॉमन डिफरेंस को स्मॉल d से, और वो क्या होगा A2 माइनस A1। सो दिस बिकम्स A2 के आपका -2 माइनस ऑफ -5। बच्चों जब भी दो माइनस आए तो ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा। सो -2 और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, +5 हो जाएगा, और आंसर आ गया 3। सो कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया इस एपी का, और हमें फर्स्ट टर्म भी मिल गई है। अब AP2 की बात करते हैं हम। AP2 का है क्या है, 187 184 181 एंड सो ऑन। अब बेटा इसके अंदर फर्स्ट टर्म को मैं कैपिटल ए से डिनोट कर रहा हूँ, ये आपकी 187। कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी से, ये क्या आएगा A2 माइनस A1, सो 184 माइनस 187। सो ये सीक्वेंस कैसी है, या ये एपी कैसी है, डिक्रीजिंग, अगली वाली टर्म पिछली से कम है, दिख ही रहा है आपको। सो डी भी कैसा आएगा, नेगेटिव -3। तो क्लियर है यहाँ तक अब आपको। अब इसके बाद आपको क्या करना है, हमें फर्स्ट पार्ट में 34th टर्म निकालनी है। 34th टर्म कौन सी, नहीं सॉरी, फर्स्ट पार्ट में हमें दोनों कॉमन डिफरेंस का सम निकालना है। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट हमें निकालना क्या है, d प्लस डी। सो d प्लस डी, छोटा d क्या था 3, और कैपिटल D क्या है -3, तो प्लस में -3, 3 प्लस -3 3 -3 दैट इज 0। सो दोनों के कॉमन डिफरेंस का सम क्या आया, 0। सो फर्स्ट पार्ट डन। सेकंड पार्ट, 34th टर्म निकालनी है, कौन सी वाली का, रोशन। अब रोशन की कौन सी थी, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप यहाँ पे डाल भी लीजिएगा। पहले वाली थी आर्यन की, ये वाली एपी आर्यन की, और सेकंड वाली किसकी है, रोशन की। क्लियर है।
सो सेकंड पार्ट क्या कहता है 34th टर्म ऑफ प्रोग्रेशन रिटन बाय रोशन। तो रोशन ने ये किया था ये वाली, तो हमें A34 कैपिटल A34 निकालना है। फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए, A प्लस एक कम सर एक कम डी के अंदर, डी के कोफिशिएंट में, सो 33D क्लियर है। अब बच्चों ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 187 प्लस 33, डी की वैल्यू क्या है -3, इसको सोल्व करो 187 माइनस 99, 17 में से 9 गए 8, 17 में से फिर 9 गए, हासिल दी थी 17 में से 9 गए फिर से 8, सो ये आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? सो क्लियर होना चाहिए आप से भी। अब चलते थर्ड के फर्स्ट पार्ट पे। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड का ए पार्ट आपको क्या करना है, आपको निकालनी है S10 जो आर्यन ने लिखी। सो आर्यन ने कौन सी वाली थी, ये वाली फर्स्ट, सो स्मॉल S10 लिख दो इसको। ठीक है, ये क्या आएगा n/2। पहले तो आप लोगों को SN का फॉर्मूला जरूर लिखना चाहिए। SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d। सिमिलरली यहाँ पे जहाँ भी an का फॉर्मूला यूज करो an का फॉर्मूला जरूर लिखना, SN का फॉर्मूला यूज करो वहाँ पे SN का फॉर्मूला जरूर लिखिएगा। तो यहाँ पे an का फॉर्मूला भी लिखना आप a प्लस n-1 इंटू डी। इससे आपके रिप्रेजेंटेशन के मार्क्स बिल्कुल भी नहीं घटने वाले पेपर में। तो एग्जामिनर को इतना सा ही मौका नहीं देना हमारे नंबर काट के तो दिखाए वो। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने राघव सर से पढ़ाई करी है नहीं, हाँ वो तो करी है, प्लस आपने मेहनत भी बहुत की है। तो अब आगे S10 फॉर्मूला लगाते हैं 10/2 2 इंटू में a। अब इस AP का फर्स्ट टर्म क्या थी -5 प्लस में n-1, n क्या था 10, 10 - 1 9, और d की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे d की वैल्यू थी +3। सो इसको सोल्व कर लीजिएगा और आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। तो थोड़ा स्पेस बनाते हैं अब थर्ड पार्ट के लिए, कर दो रेस। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, विच टर्म ऑफ प्रोग्रेशन विल हैव द सेम वैल्यू। ओके, AP हटा दी हमने, AP वापस लिख देता हूँ मैं। फर्स्ट AP क्या थी आपकी -5 -2 1 4 अप टू सो ऑन, और AP2 क्या थी आपकी 187 184 181 अप टू सो ऑन। ठीक है जी, अब आपको क्या कह रहा है वो, इन दोनों AP की कौन सी टर्म सेम होएगी। तो मान लेते हैं इसकी nth टर्म AN स्मॉल से और इसकी कैपिटल AN। सो लेट फॉर एनी n an इज इक्वल्स टू an। ठीक है, यहां तक आपको कोई डाउट? सो an का फॉर्मूला क्या, यहाँ पे छोटे वाला an, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल्स टू यहाँ पे कैपिटल N, सो कैपिटल A प्लस n माइनस 1d। अब कई बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर यहाँ पे आपने छोटा n लिया तो वहां पे बड़ा भी लेना चाहिए। बच्चों नहीं, क्योंकि n जो वैल्यू होगी, जो मान लो 10वें नंबर की टर्म है, वो दोनों में सेम होगी। लेट कर रहा हूँ मैं, 10वें का आंसर आए ना आए वो मुझे नहीं पता, बट मान लेते हैं अगर यहाँ पे भी वो 10वें नंबर की टर्म होगी तो यहाँ पे भी 10वें नंबर की ही टर्म होगी। तो यहाँ पे अगर 50वीं टर्म हुई तो यहाँ पे 50वीं टर्म ही होगी। तो n दोनों के लिए सेम होगा, इसलिए n को छोटा बड़ा नहीं लिखना। अब a की वैल्यू रखो, a की वैल्यू क्या थी इस में -5 प्लस n-1, d की वैल्यू थी +3, इसके अंदर 187 प्लस n-1 और d की वैल्यू कितनी थी -3। यहाँ तक कोई डाउट? बच्चों सोल्व करते हैं आगे। प्लस -5 3n -3 187 करूंगा, ये तो एज इट इज है, -3n माइनस की मल्टीप्लाई करते हुए ध्यान रखना दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का 3। अब बच्चों n को एक साइड ले आता हूँ, लीनियर इक्वेशन बन गई, इजीली सोल्व हो जाएगी। 3n और 3n 3n प्लस 3n -5 -3 -8 उधर जाएगा तो +8, सो 187 प्लस 3 ये 190 प्लस 8 198 हो गया। 6n इज इक्वल्स टू 198, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6, डिवाइड में चला जाएगा 6 18 6 18। सो 33rd नंबर की जो टर्म होगी वो इसकी और इसकी दोनों की क्या आने वाली है, सेम। अब आप वेरीफाई कर सकते हैं अपने आंसर को, यहाँ इसकी 833 निकाल लो, इसकी 833 निकाल लो, दोनों सेम आएगी तो आंसर सही है। हाँ, लेकिन एग्जाम में आपको वेरीफाई नहीं करना क्योंकि उसमें टाइम खराब होएगा। आपने आंसर निकाला है, कॉन्फिडेंस रखना सही निकाला होगा। सो ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस और आपके मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की और सीरीज चलती रहेगी। सो चैप्टर 5 में भी यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, तो अब चलते चैप्टर 6 पे। अगली वीडियो जो आएगी वो चैप्टर 6 पे आने वाली है। टिल देन अपना चैप्टर 5 को बिल्कुल प्रॉपर प्रिपेयर कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, और ऐसे ही देखते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।